आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के मॉडल सेट 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए, जैक बोर्ड का जिस क्लास का मॉडल सेट आया हुआ है, जैसे कि क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, अगर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए, वहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और देखिए, ये जो आपका क्लास 10th का साइंस है, यहाँ से कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका 40 नंबर का एग्जाम होने वाला है। अगर बात करें टाइम का तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सेट 1 में क्या क्या क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा सेट 1 में भी था। ठीक है, क्या है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो देखिए, f और r में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, क्या होता है, तो होता है f बराबर होता है r/2। f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। या फिर बोल सकते हैं कि r बराबर 2f बोल सकते हैं, मतलब ये दो चीज होता है। तो देखिए, दोनों में से कौन सा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, f बराबर r/2 दिया हुआ है, मतलब यही है हमारा सही आंसर। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश का परावर्तन हो या फिर प्रकाश का अपवर्तन हो। तो ये दोनों का क्या होता है, 2 नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन का भी 2 नियम होता है और प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। आगे देखिए, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, तो आप याद रखिएगा, आभासी होता है। ठीक है, क्या होता है, आभासी होता है। ठीक है, जिसको लोग बोल सकते हैं काल्पनिक भी बोल सकते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक बोल सकते हैं। और आभासी होने से आपका सीधा होगा, आभासी होने से क्या होगा, सीधा होगा। तो क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि बिंब के बराबर होता है, बिंब के बराबर या फिर वस्तु के बराबर। ये होता है समतल दर्पण का प्रतिबिंब। क्या क्या, आभासी बोलिए या फिर काल्पनिक बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और आभासी होने से आपका सीधा होगा, क्योंकि इसका एक ट्रिक होता है आसी। देखिए, एक ट्रिक क्या होता है कि वायु आसी, क्या, वायु आसी, यानी कि वास्तविक होने से उल्टा होगा और आभासी होने से सीधा होगा। माने वा माने वास्तविक और वो माने उल्टा, आ माने आभासी, सी माने सीधा। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, यहां पर कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है, वास्तविक होता है, बिल्कुल नहीं होता है। काल्पनिक होता है, हाँ बिल्कुल होता है, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल्पनिक, जिसको हम लोग आभासी भी बोलते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, आभासी, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर। क्लियर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, पश्च दृश्य दर्पण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे मैजिक हो जा रहा है। क्या मैजिक है कि इसका भी बी, इसका भी बी, इसका भी बी, इसका भी बी, मैंने सबका बी हो गया। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये शायद मॉडल सेट 1 में भी था, शायद, जहां तक मुझे याद है। क्या है, देखिए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का यूज नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। देखिए, काल्पनिक को हम लोग बोलते हैं आभासी, अभी मैंने आपको बताया, और मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि आभासी का क्या होता है, आसी। आ माने आभासी और सी माने सीधा। तो आभासी होने से क्या होगा, सीधा होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, यदि एफ का मान, देखिए एफ हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। आर का मान क्या होगा, यानी कि आर निकालना है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना एफ होता है। तो 2 का 2 और एफ का मान है 12, तो 12 दूने 24, 24 सेंटीमीटर। 24 है कहीं पर, हाँ बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो अग्रदीप होता है, यानी कि जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो आप याद रखिएगा अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। देखिए, अवतल लेंस में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, चाहे आप मतलब वस्तु को कहीं पर भी रखिए, बिंब को कहीं पर भी रखिए, उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, क्या बनता है, आभासी बनता है। आभासी को हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं। क्लियर है। हर केस में क्या बनेगा, आभासी बनेगा या फिर काल्पनिक बनेगा।
सीधा बनेगा क्योंकि आभासी होने से सीधा होगा और छोटा बनता है। बात समझ लीजिए, अवतल लेंस में आप वस्तु को कहीं पर भी रखिए, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, आभासी, काल्पनिक, सीधा और छोटा। ऑप्शन देखिए कौन वाला सही होगा। यहाँ पर है आभासी और सीधा, ये तो सही लग रहा है। फिर आगे देख लेते हैं, वास्तविक तो होगा नहीं, वास्तविक तो होगा नहीं, और काल्पनिक और ये वाला उल्टा तो होगा नहीं, क्योंकि काल्पनिक होने से कभी भी उल्टा नहीं होता है, काल्पनिक होने से क्या होता है, सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बताएगा, आप जाके देख लीजिए किसी के भी मतलब वीडियोज को, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, या फिर काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आभासी की जगह पे काल्पनिक भी लिखा हुआ हो सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास कि डायोप्टर का मात्रक है। डायोप्टर का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब डायोप्टर किसका एसआई मात्रक होता है, डायोप्टर किसका एसआई मात्रक होता है। तो जो लेंस का जो शक्ति होता है या फिर लेंस का जो क्षमता होता है, इसी का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। और ये जो लेंस का शक्ति होता है इसको हम लोग पी बोलते हैं। पी का फॉर्मूला होता है, पी बराबर होता है 1/f। पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। बात क्लियर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देखिए 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। यहां पर देखिए क्षमता दे दिया है, यानी कि P का मान दे दिया है, कितना है 2D है। यहां पर हमको f का मान निकालना है, और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया कि P बराबर होता है 1/f। हमें यहाँ पर f निकालना है, तो चलिए यहाँ पर पहले f का फॉर्मूला कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बनाइए नहीं। यहाँ पर देखिए P का मान दिया है, कितना दिया, 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 बिठा देंगे, बराबर क्या 1/f। कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मान लीजिए। अब इधर देखिए 2 गुना f करेंगे तो 2f हो जाएगा, और इधर इधर गुना करेंगे तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया f बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और ये मीटर में आता है। ये जो फोकस अंतर होता है इसका जो यहाँ पर जो इसका जो यूनिट रहेगा क्या रहेगा, मीटर रहेगा। 1/2 मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है सारा का सारा सेंटीमीटर में है, तो चलिए सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो 2 1 2 और 50 दूनी 100, यानी कि 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। बात क्लियर है। देखिए यहाँ पर P दिया है 2D, यहाँ पर f निकालना है। फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। P की जगह पे 2 बैठा दिया, f का f रहने दिया, 2 गुना f, यहाँ पर 2f हो गया, 1 गुना 1 तो 1 हो गया, f बराबर 1/2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल दिया तो 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन में थोड़ा सा मतलब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। एक्चुअल में जो आंख का जो रंगीन भाग होता है इसको हम लोग आइरिस भी बोलते हैं, और जिसको हम लोग परितारिका भी बोलते हैं। मतलब ये भी ऑप्शन आपका हो रहा है, ये भी ऑप्शन आपका हो रहा है। क्लियर है। आंख का जो रंगीन भाग होता है उसको हम लोग परितारिका भी बोलते हैं और आइरिस भी बोलते हैं। अब इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों इसका सही हो रहा है, ये भी और ये भी। ठीक है। आगे देखिए मतलब इसका ये होता है, आंख का जो रंगीन भाग होता है क्या बोलते हैं, आइरिस भी बोलते हैं और परितारिका भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है उसको क्या बोलते हैं। मतलब जो हमारा नेत्र है, जो हमारा आंख है, हमारा आंख में जो प्रतिबिंब बनता है कहां पर बनता है, तो याद रखिएगा रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। कहां पर, रेटिना पर। और रेटिना को क्या बोलते हैं, तो रेटिना को बोलते हैं दृष्टिपटल। क्या बोला जाता है रेटिना को, दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। रेटिना का ही मतलब एक नाम है दृष्टिपटल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर क्या है कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। देखिए अगर आपका तीर चिन्ह के इधर में अगर आपका एक ठो रहता है तो इसको बोलेंगे वियोजन। इसको क्या बोलेंगे, वियोजन। और ये जो एक ठो रहेगा ये मतलब टूटकर बहुत सारा हो जाएगा, ये टूटकर बहुत सारा हो जाएगा। और संयोजन में क्या होता है, संयोजन में क्या होगा, तीर चिन्ह के इस साइड में आपका एक ठो रहेगा और इधर आपका बहुत सारा रहता है। इसमें क्या होता है, जुड़कर एक ठो बनता है, ये हुआ संयोजन। संयोजन माने ये होता है जुड़ना, और वियोजन मतलब ये होता है टूटना। तो देखिए यहाँ पर एक ठो है और टूटकर कितना बन गया, यहाँ पर बहुत सारा बन जा रहा है, मतलब ये क्या वियोजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप समझ लीजिए यहाँ पर कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, हर एक चीज को पहले आप समझिए। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। देखिए संतुलित माने क्या होता है, ये जो तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह के इस साइड में आपका जितना होगा, तीर चिन्ह की इस साइड में भी आपका उतना ही होना चाहिए। बात क्लियर। तीर चिन्ह के इस साइड में आपका जितना होगा, तीर चिन्ह के इस साइड में भी आपका उतना ही होना चाहिए। तो देखिए इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताता हूं क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक एक करके चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका एन के टो है, 2 टो है, जबकि यहाँ पर एन एक ही टो है, ये तो होगा नहीं। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एल यहाँ पर 4 टो है, यहाँ पर 4 है ना, तो एल 4 हो गया, और यहाँ पर ओ कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ओ केट हो जाएगा, 2 3 6, यानी ओ यहाँ पर 6 हो जाता है, ये भी तो होगा नहीं।
इसको देखिए, यहाँ पर Cu के टो है, 2 टो है, लेकिन यहाँ पर Cu आपका एक ही टो है। यहाँ पर भी O आपका 2 टो है, लेकिन यहाँ पर O एक टो है, तो ये तो भी तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात ये होगा। लेकिन चेक करके देख लीजिए, यहाँ पर Zn एक टो, Zn एक टो सही है, SO4 एक टो, SO4 एक टो सही है, Cu एक टो, Cu एक टो सही है। माने ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। और एक बात, अगर आप इस समीकरण को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्या है कि यहाँ पर PbO है, ये तो सही है, यहाँ पर Cu है, ये भी सही है, यहाँ पर Pb है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर CO नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, CuO हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण होगा क्या हो जाएगा, PbO प्लस Cu, यहाँ पर तीर चिन्ह हो जाएगा Pb प्लस CuO। बात क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका O है, मतलब ये जो Pb है इसके साथ आपका O है, लेकिन यहाँ पर आपका O नहीं है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आते आते क्या हो गया, O हमारा खत्म हो गया, यानी कि O2 का क्या हो गया, O2 का ह्रास हो गया, O2 का क्या हो गया, ह्रास हो गया। और O2 का जब ह्रास होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अपचयन। जब O2 का ह्रास होगा तो इसका नाम होता है अपचयन। अब देखिए यहाँ पर Cu में आपका O नहीं है, जबकि यहाँ पर Cu में आपका O आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर O2 का योग हो जा रहा है ना, O2 यहाँ पर जुड़ जा रहा है, O2 का योग हो रहा है। और O2 का जब योग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए बात को अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला, इसी के चलते आपका उपचयन हो रहा है, मतलब ये जो होगा ये आपका उपचयन हो गया। किसका उपचयन हो रहा है, तो Cu का उपचयन हो रहा है। और ये जो PbO है ना, PbO जो है इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन। क्लियर है। तो ये रहा कहानी इसका, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको किस प्रकार से दिया गया है। देखिए पहले आपको उपचयन पूछा है, तो पहले आप उपचयन वाला लिखिए, फिर आपको अपचयन पूछा है, फिर आप अपचयन को लिखिए। तो उपचयन किसका हुआ है, तो उपचयन हुआ है Cu का, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे Cu। अपचयन किसका हुआ है, तो PbO का, तो यहाँ पर बाद में लिखेंगे PbO। ऐसा देखिए कौन वाला ऑप्शन आपका दिया गया है, पहले Cu फिर PbO। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, Cu और PbO। क्लियर है, बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप अच्छे तरीके से समझिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ऐसा आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। विकृत गंधिता जो होता है किसके चलते होता है, किसके कारण होता है, तो ये होता है उपचयन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। देखिए जब भी आपका उष्मा निकले ना, जब भी आपका उष्मा निकले यानी तीर चिन्ह की इस साइड में जब भी आपका उष्मा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर आपका संयोजन है, संयोजन है, संयोजन है, वियोजन है। तो यहाँ पर आपको दो चीज देखना है, एक तो संयोजन वियोजन देखना है और एक आपको देखना है उष्माक्षेपी। तो उष्माक्षेपी तो ये होगा ही होगा, उष्माक्षेपी तो होगा ही होगा, उष्मा शोषित तो होने वाला नहीं है। मतलब ये तो ऑप्शन कभी जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उष्मा निकल रहा है, उष्मा शोषित होगा नहीं, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। और देखिए ये वाला ऑप्शन और ये जो दो ऑप्शन है ये दोनों एक ही है, ये भी उष्माक्षेपी संयोजन, ये भी उष्माक्षेपी संयोजन। क्लियर है। तो देखते हैं किसका इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। यहाँ पर चूना का बात हो रहा है, चूना में क्या करना है, पानी डालना है, चूना में पानी डालना है। चलिए चूना ले लेते हैं, चूना ले लिया, इसमें हमने क्या किया, पानी डाल दिया, H2O डाल दिया, तो यहाँ से क्या बनता है, CaOH2 बनता है। और साथ ही साथ क्या बनता है, उष्मा बनता है। मैंने आपको बता दिया उष्मा बन रहा है, इसलिए उष्माक्षेपी हुआ। अब बात रही है संयोजन है या फिर वियोजन है। अभी मैंने आपको बताया संयोजन में आपका क्या होता है कि इधर आपका एक टो रहेगा, इधर आपका बहुत सारा रहेगा, लेकिन जुड़ के आपको के टो बन जाएगा, इधर एक टो बन जाएगा। वियोजन में क्या होता है, आपका एक टो इधर रहेगा और टूट कर बहुत सारा बन जाता है। तो आप देखिए ना सर, यहाँ पर आपका बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे जुड़ कर के टो बन रहा है, एक टो बन रहा है, एक टो बन रहा है ना। अगर मान के चले अगर उष्मा का थोड़ा देर के लिए अगर भूल जाते हैं तो क्या है, देखिए यहाँ पर एक ही टो है और जब इधर एक टो होता है इसको बोलते हैं संयोजन। माने यहाँ पर उष्माक्षेपी भी है और संयोजन भी है। माने कौन वाला आपका सही हो जाएगा, उष्माक्षेपी संयोजन। देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन में आपका एक ही दिया हुआ है, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, उष्माक्षेपी संयोजन होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या है, लोहे का कील है यानी कि Fe है, इसको हम लोग डाल रहे हैं CuSO4 के विलयन में यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो यहाँ से क्या होता है, देखिए ये जो Fe रहता है ये Cu को हटा देता है और FeSO4 का निर्माण करता है और Cu इधर बाहर निकल जाता है। देखिए मैं आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ, मॉडल सेट 1 से बता रहा हूँ, पहले भी बताया था कि देखिए जब आपका एक तत्व रहेगा और एक यौगिक
रहेगा। जब आपका एक तत्व रहेगा और एक यौगिक रहेगा, और ये जो तत्व रहेगा, ये तत्व क्या करेगा, इस यौगिक से क्या करेगा, एक तत्व को हटा देगा और इसके स्थान पर आकर बैठ जाएगा। बात को समझिए, एक तत्व रहेगा और एक यौगिक रहेगा, और ये जो तत्व है क्या करेगा, मतलब इस यौगिक के स्थान पर आकर बैठ जाएगा और यहां से एक को हटा देगा, तो इसको बोलते हैं विस्थापन। इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। और देखिए एक होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों का दोनों हमारा यौगिक ही होता है, मतलब पहला वाला भी यौगिक होगा और दूसरा वाला भी यौगिक होगा, और यहाँ का जो तत्व होता है यहाँ पर आ जाता है और यहाँ का जो तत्व होता है यहाँ पर आ जाता है। मतलब बात यहाँ पर क्लियर है। विस्थापन में आपका एक तत्व एक यौगिक होगा और द्विविस्थापन में आपका दोनों यौगिक होगा, मतलब पहला वाला भी यौगिक और दूसरा वाला भी यौगिक। क्लियर है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक तत्व है और दूसरा वाला आपका यौगिक है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो FeSCu को बाहर भी निकाल रहा है, मतलब एक तत्व और एक यौगिक होने से क्या हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है। अब प्राकृतिक सूचक मैंने पता है आपको, यहाँ पर लिटमस जो है ये क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, आपका हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है, तो ये सब जो है ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। आगे देखिए, आगे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। ठीक है, लाल नहीं हो जाएगा। बात को समझिए, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था अम्ल, अम्ल पढ़ाया था, तो अम्ल के लास्ट में क्या है, लौ है। लौ माने क्या होता है, लाल होता है। यानी अम्ल जो होता है क्या करता है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। मतलब अम्ल में क्या होता है, लिटमस पत्र लाल हो जाता है। अम्ल में क्या होता है, लिटमस पत्र लाल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि लाल नहीं हो जाएगा, लाल नहीं हो जाएगा। तो लाल किस में नहीं होगा, जो अम्ल नहीं है, जो अम्ल नहीं है उसमें में तो लाल नहीं होगा, और अगर अम्ल है तो लाल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको H दिख रहा है, यानी यहाँ से H+ आयन निकलेगा, यानी कि एक अम्ल है तो ये तो लाल हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर भी आपको H दिख रहा है, यहाँ से आपका H+ निकलेगा, ये भी अम्ल है तो यहाँ से भी लाल हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर आपका H है तो यहाँ से आपका H+ निकलेगा, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्योंकि ये एक अम्ल है। और ये जो है ना, ये हमारा एक अम्ल नहीं है, ये हमारा एक अम्ल नहीं है, तो इसी में क्या होगा, ये लाल नहीं हो जाएगा। जो लिटमस पत्र है ये लाल नहीं होगा। बात क्लियर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि C6H12O6 किसका होता है, ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज हमारा अम्ल नहीं है सर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 22 क्या है कि दिए गए किस विलयन में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। आप देखिए क्रिस्टलीकरण का जल माने क्या होता है, देखिए यहाँ पर जल आपको कहाँ पर दिख रहा है, यहीं पर तो दिख रहा है। कितना है क्रिस्टलीकरण का जल, तो यहाँ पर 5 है, देख लीजिए, तो 5 है इसका क्रिस्टलीकरण का जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CuSO4 5H2O। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, CuSO4 5H2O का नाम क्या होता है, आप लोग नीचे कमेंट करिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक में हम लोग NaHCO3 का प्रयोग करते हैं, यानी कि क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। आप पढ़े होंगे कि बेकिंग सोडा की यूज हम लोग क्या करते हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में करते हैं इसका। ठीक है, तो सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्लियर है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या है कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बात हो रहा है, ये जल में नहीं दिया गया है, ये जो है ये क्या शुष्क है, मतलब सूखा हुआ है, सूखा है, क्योंकि जल में तो नहीं गया है। अब ये जो जल में नहीं जा रहा है तब क्या होगा, यहाँ से H+ आयन नहीं निकलता है, मतलब इसमें क्या होता है, H+ आयन अनुपस्थित रहता है, मतलब H+ आयन उपस्थित नहीं रहता है, इसी के चलते होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। क्लियर है, 24 नंबर क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि पदार्थ ABCD का pH मान इतना 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 दिया है, पदार्थ में कौन अम्ल है। देखिए यहाँ पर A है, A का pH मान 2 है, B का pH मान 7 है, C का pH मान 10 है और D का pH मान कितना है, 14 है। आपको बताना है कि कौन वाला अम्ल है, और आपको पता है कि जो अम्ल होता है अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो 7 से कम कौन वाला है, ये वाला है, तो ये हो जाएगा, यानी विलयन A इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। ये चित्र आपको दिख रहा है, और ये जो चित्र है यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होता है कौन सा ये अभिक्रिया होता है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और जब हम लोग इसका अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है Ag+Cl2, और अगर इसको आप संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 2 देना पड़ेगा। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, ये जो अभिक्रिया होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और आप देखिए यहाँ पर आपका एक ठो है, यहाँ पर आपका एक ठो है, और मैंने आपको बताया ना कि तीर चिन्ह की इधर अगर आपका एक ठो होगा तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन।
इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वियोजन। और आप खुद देखिए यहाँ पर एक ठो है और टूटकर दो ठो बन गया, जिसको ही को तो बोलते हैं ना वियोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वियोजन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है। तो ये उत्सर्जन में होता है। जो भी चीज मतलब हानिकारक जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसे हम लोग उत्सर्जित कर देते हैं और ये जो प्रक्रिया होता है इसी प्रक्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो जल, क्योंकि जल में हमारा ऑक्सीजन भी होता है और जल जब टूटता है तो यहीं से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि देखिए अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में जो पोषण होता है कैसा होता है, प्राणी संभोजी पोषण होता है। कैसा, प्राणी संभोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है। 4 ऑप्शन है आपको बताना है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोशिका द्रव्य। तो कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। 32 देखिए क्या है कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर जल है तो जल और ये जो जाइलम अगर आप पढ़ेंगे तो ये मिलता जुलता वर्ड है, जल जाइलम जल जाइलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। क्लियर है। जल और खनिज लवण का वहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। देखिए मान के चलिए कोई भी जीव है, कोई भी हो दुनिया में जो अपना मतलब जो बिरादरी है, अपना मतलब जो अस्तित्व है उसको कायम रखने के लिए क्या करते हैं, तो उन लोग जनन प्रक्रिया करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पर ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये क्या दर्शा रहा है, तो आप पढ़े होंगे ये किसका चित्र है, पुनरुद्भवन का है। माने क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक हमारा है, ठीक है, और यहाँ से क्या होता है देखिए कुछ इस प्रकार से टुकड़ा में बदलता है और ये जो टुकड़ा है ये ऐसा हो जाता है, फिर ये टुकड़ा ऐसा हो जाता है, ये टुकड़ा ऐसा हो जाता है और मतलब क्या करता है देखिए तीनों मतलब अलग अलग बना लेता है। ये भी एक मतलब पूरा पूरी बन जाता है, ये भी पूरा पूरी बन जाता है और ये भी पूरा पूरी बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन बोलते हैं या फिर इसको पुनर्जनन भी बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं परागन। क्या कहते हैं, परागन। मतलब परागकण का एक पुष्प से जब ये दूसरे पुष्प में स्थानांतरित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागन। ठीक है। भ्रूण को मां के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका और एक नाम है अपरा, अपरा प्लेसेंटा इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है, तो वह तेजी से जलता है, ये नहीं होगा। उसमें स्वयं आग लग जाए, ये तो कभी नहीं होगा। अगर स्वयं आग लग जाएगा तो कैसे उत्तम ऊर्जा होगा, ये तो अच्छा नहीं है। वह महंगा हो, महंगा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए मात्र 3 क्वेश्चन है। क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसका उत्तर दे देंगे। क्या कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है, मतलब कौन समाप्त हो सकते हैं। देखिए कोयला, कोयला जो ये समाप्त हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।